चैप्टर 230। जैसे ही अन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वैसे ही दुश्मन भी सरक कर उनकी ओर आ रहे थे। अगर वे इस तरह भिड़ते रहे तो आखिर में सब केवल शिकार बनकर रह जाएंगे। यह बात राजवीर भी अच्छी तरह समझ गया था। उसने कुछ गोलियां दागी और फिर फुर्ती से अन्ना के सामने वाली छाया में छिप गया। वहीं दूसरी तरफ अन्ना और बाकी लोग एक बड़े खंभे के पीछे पनाह ले चुके थे। दोनों ओर के लोग दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। अन्ना के घायल हाथ से टपकता हुआ खून जमीन पर लाल धब्बे छोड़ रहा था। खून की टपकती आवाज वहां की खामोशी में एकदम साफ सुनाई दे रही थी। नंदिकेश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह मुंह के बल दुश्मनों पर झपटने ही वाला था कि अन्ना ने उसे रोक दिया। उसकी नजरें सीधे राजवीर पर जमी थी, ठंडी मगर बेहद तेज। राजवीर ने शरारती और खतरनाक मुस्कान बिखेरी। कैसा लगा मेरा तोहफा? अन्ना का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में जलती अड़ी अडिग लौ साफ दिख रही थी। उस लौ में जिद भी थी और गहरी चुनौती भी। उसके भीतर अपने दुश्मन के लिए एक अजीब सा नया सम्मान भी पैदा हो रहा था। मुझे ये काफी पसंद आया। अन्ना के जवाब से राजवीर मानो और भी प्रसन्न हो उठा। वह बोला, कुछ काम अभी बाकी हैं। जैसे ही पूरे होंगे मैं फिर लौटकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। यह कहकर उसने अपनी उंगलियों को होंठों से लगाया और हवा में ऐसे चूमा मानो अन्ना के होंठों को छू गया हो। फिर कुछ कदम पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। सोनू और बाकी लोगों ने जैसे ही राहत की सांस ली, उनकी नजरें तुरंत अन्ना की घायल बाह पर गईं। हालांकि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, फिर भी अन्ना का घायल होना ही सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। उसके जिस्म से खून की एक बूंद भी बहना सभी को अजीब और अविश्वसनीय लग रहा था। नंदिकेश ने तुरंत अपनी शर्ट निकाली और अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी जैसी बनाई। वह झुक गया और अन्ना की चोट बांध दी। अन्ना ने विरोध नहीं किया, बस धीरे से अपनी बाह ऊपर उठा दी, जिससे नंदिकेश उसका घाव सहला सके। उसी पल अमृता उस टपकते हुए खून को निहारने लगी। उसका पूरा चेहरा और व्यक्तित्व अचानक बदल सा गया। सोनू ने समझ लिया कि अन्ना की यह चोट अमृता की बेचैनी को और गहरा कर गई है। तभी अचानक एक गहरी गूंजती मर्दाना आवाज पूरे हॉल में फैल गई। देवियों और सज्जनों, जैसा वादा किया था, आज आप सबका यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। मगर मेहमानों की तरफ से उठाए गए सवाल सीधे हमारे सहयोग पर असर डाल सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले उन मुद्दों का हल निकालें। जब असली बैठक शुरू होगी, तब मैं फिर सबसे मिलूंगा। अगर कोई उससे पहले मुझे ढूंढ निकला तो उसे मेरी और राजपूत परिवार की हिफाजत हासिल होगी। तब तक उस आदमी की आवाज थमते ही पूरा स्काई कैसीनो हत्याओं और खून खराबे के पागलपन में डूब गया। डाकू गैंग, जासूस, स्पेशल एजेंट, भाड़े के सैनिक और अलग अलग ऑफिशियल फोर्सेस, सबने स्काई कैसीनो में अपनी जंग छेड़ दी थी। यहाँ फायदे और टकराव कभी खत्म नहीं होते थे। जहाँ भी लालच और मुनाफे की दौड़ होती है, वहाँ कुछ ऐसे लोग जरूर निकलते हैं जो चुपचाप मौका देखकर फायदा उठाते हैं और तबाही मचाते हैं। राजपूत परिवार, जो एक बड़ा हथियारों का व्यापारी था, अब अपने नए रिश्ते और गठबंधन तय कर रहा था। उसी वजह से यह पूरा संघर्ष उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। अब यह साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि अलग अलग ताकतों की पावर कंपटीशन थी। किरीश की बातों से तो साफ लग रहा था कि यह जिंदगी और मौत की रेस है,
जहां जीत सिर्फ उन्हीं की है जो आखिर तक जिंदा बचेंगे। जो उससे पहले पहुंच गया उसे तुरंत उसकी सिक्योरिटी मिल जाती। जैसे किसी वीडियो गेम में एकदम से नेक्स्ट लेवल मिल जाना और फिर कोई खतरा पास तक न फटकना। बड़ा हथियार बिजनेस होने के नाते उसके पास हथियार, पैसे और लोग सबकी कमी नहीं थी। और उसके तरीके इतने पक्के थे कि उसमें कोई खामी निकाल पाना नामुमकिन था। कोई भी यह नहीं चाहता था कि उनकी बिजनेस डील बीच में टूटे और दूसरा कोई सामान उठाकर सामने आ खड़ा हो। इसी माहौल में अन्ना धीरे धीरे परछाई से बाहर निकली। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि इन भाड़े के सैनिकों के पीछे जरूर कोई ताकतवर और अमीर शख्स खड़ा है, जिसने इन्हें पैसे में खरीदा है। उसने अपने कान से लगाए छोटे ईयरपीस को हल्का सा थपथपाया और बोली, लुकास, स्काई कैसीनो का पूरा ब्लूप्रिंट फौरन भेजो। समझ गया। कुछ ही पल में अन्ना की वॉच पर हल्की सी रोशनी चमकी। उसने बटन दबाया और सामने हवा में नीली रोशनी वाली स्क्रीन चमक उठी। उसमें पूरे कैसीनो का 3D नक्शा और उसका क्रॉस सेक्शन व्यू साफ दिखाई देने लगा। लेकिन अन्ना जानती थी कि यह पूरा नक्शा नहीं है। स्काई कैसीनो के अंदर अब भी कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्हें सॉफ्टवेयर स्कैन करके पकड़ना नामुमकिन था। जिस इंसान का इतना बड़ा दायरा और असर हो, वह हमेशा ऐसी जगह में कुछ सीक्रेट सेक्शंस छोड़ता ही है। फिर भी यह नक्शा मिल जाना उनके लिए बड़ा हथियार था। अन्ना ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, सब लोग लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। लुकास, जल्दी से जल्दी कैसीनो की सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक पहुंचने का रास्ता निकालो। बाकी सब हर पल अलर्ट रहो। समझ गया। ईयरपीस से आई आवाज सीधी, सटीक और अनुशासित थी। अन्ना ने ऊपर निगाह उठाई। स्काई कैसीनो गोलाकार आकार का था, जिसमें कुल 9 मंजिलें थी। अब उसका मकसद बदल चुका था। अब वह किसी को मारने नहीं, बल्कि किसी खास शख्स को खोजने आई थी। सब लोग पास रहो और अपने निशान छुपाओ। अमृता, नंदिकेश, सोनू, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अमृता ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। उसने झटपट अपनी छोटी ड्रेस उतारी और जांघ से छुपे पुर्जे निकालकर उन्हें जोड़कर एक स्नाइपर राइफल बना डाली। और फिर वह हवा में घुलकर अचानक गायब हो गई। सोनू और नंदिकेश इस नज़ारे के अब आदी हो चुके थे, वरना उसके अचानक बदलते रूप को देखकर किसी कमज़फ का दिल बैठ जाता। तभी नंदिकेश हंसते हुए फुसफुसाया, अगली बार हमें अमृता के लिए कुछ इंसोल्स खरीदने चाहिए। वो वाकई बहुत छोटी है। गाइस, प्रोत्साहन करो ज्यादा से ज्यादा। चैप्टर 232। नंदिकेश की बात सुनकर सोनू एकदम चुप रह गया। यार, ये तो हद से ज्यादा हार्श हो गया, उसने बुदबुदाया। इसके उलट अन्ना ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। चूंकि सबके कानों में ईयरपीस था, इसलिए अमृता ने भी यह बातचीत साफ साफ सुनी। अंधेरे में उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने बिना सोचे नंदिकेश पर बंदूक तान दी। उसके माथे पर इंफ्रारेड डॉट चमकने लगा। नंदिकेश हंस पड़ा। उसकी आवाज में ठंडापन था। तुम छोटी हो, और यही वजह है कि इसका जिक्र हमेशा चुपता है ना। अन्ना ने हाथ का इशारा किया और वह तुरंत चुप हो गया। उसी पल इंफ्रारेड डॉट भी गायब हो गया। सोनू तो अब इन सब का आदी हो चुका था। उसे अक्सर हैरानी होती थी कि नंदिकेश और अमृता का रिश्ता तेल और पानी जैसा क्यों है, हर बार भिड़ जाते हैं। यह सोचकर भी कि नंदिकेश जैसी शक्ल वाला इंसान एक छोटी सी लड़की से इतना क्यों उलझता है। और मजेदार बात यह थी कि प्रशांत,
जिसे पहले अमृता ने लगभग मार ही डाला था, उसी के मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था। मगर नंदिकेश जैसे इंसान में सज्जनता नाम की कोई चीज नहीं थी। अन्ना की आवाज अब एकदम ठंडी थी। हमारा मिशन क्लियर है। हमें हर हाल में किरीश राजपूत का ठिकाना ढूंढना है। बहुतों का यही इरादा होगा, लेकिन हमें उनसे पहले पहुंचना है। सोनू की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन बॉस, स्काई कैसीनो इतना बड़ा है, हम उसको यहाँ कैसे तलाश करेंगे? अन्ना ने ऊपर निगाह उठाई। यह भव्य और गोलाकार स्काई कैसीनो अनगिनत कमरों से भरा हुआ था। उसने यकीन जताया कि किरीश इनमें से किसी एक कमरे में छिपा जरूर है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उसकी स्टेटस और वैल्यू को देखते हुए उसके चारों ओर भारी सिक्योरिटी होना तय था। अन्ना ने ठिठुरती आवाज में कहा और हाथ में पिस्तौल कसकर पकड़ ली। हम बस अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह कहते हुए वह मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। पीछे से सोनू और नंदिकेश ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले उसके पीछे पीछे चल पड़े। पूरा स्काई कैसीनो अब खून और बारूद की गंध से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य जानवर अंदर फंसे हों और एक दूसरे को बेरहमी से नोच रहे हों। किरीश की नज़र से दूसरी ओर किरीश आराम से एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी नज़रें सामने लगी लाइट स्क्रीन पर जमी थी, जिसमें पूरे स्काई कैसीनो का लाइव व्यू दिख रहा था। सबकी हरकतें उसके सामने एक फिल्म सरीखी साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, पूरे कैसीनो के कैमरे बंद कर दिए गए हैं, सायन ने सूचना दी। किरीश ने बस हल्का सिर हिलाया। उसकी नज़र सामने लगी स्क्रीन पर टिकी रही। असल में वह फुटेज नहीं था। उसके बगल में बैठी एक महिला अटेंडेंट ने अपनी सुपर पावर एक्सरे विजन से यह स्क्रीन बनाई थी। बड़े शीशे की फ्लोर टू सीलिंग विंडो से पूरा नज़ारा और भी भव्य दिख रहा था। कैसीनो का हर कोना, हर दिशा और हर छुपा हुआ कमरा उस एक्सरे विजन में कैद था। लेकिन उसके लोग जानते थे कि आज स्काई कैसीनो में आए सभी मेहमान कोई साधारण लोग नहीं हैं। उनके लिए कैमरों से बच निकलना और ब्लाइंड स्पॉट्स खोज लेना रोज की बात थी। इसीलिए किरीश ने निगरानी कैमरे बंद करवा दिए, ताकि कोई हैकिंग करके उसकी लोकेशन का फायदा न उठा सके। महिला अटेंडेंट धीमी आवाज में बोली, बॉस, मेरी क्षमताएं ज्यादातर जगहों तक ही पहुंच पाती हैं। अगर कोई मुझसे भी ज्यादा पावरफुल निकला तो मेरी एक्सरे विजन को ब्लॉक कर सकता है। किरीश ने गहरे स्वर में हामी भरी और स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सफेद सूट पहने कुछ लोग दिख रहे थे। पलकों झपकाते ही सिर्फ 5 सेकंड में पूरा नजारा गायब था। यहाँ तक कि भाड़े के लड़ाकों के नाम निशान तक मिट चुके थे। रहस्यमयी मेहमान, बॉस। तभी एक गार्ड ने इशारे से किसी को अंदर लाया। उसे देखते ही कमरे की रखवाली कर रहे सारे बॉडीगार्ड्स एक कदम पीछे हट गए। वह एक युवक था। उसकी सफेद शर्ट आधे बटन तक खुली थी, ऊपर ग्रे कलर की बनियान डली हुई थी। एक हाथ आराम से पैंट की जेब में डाला हुआ था। बिल्कुल साफ सुथरे और कड़क किरीश के सामने वह किसी रईस परिवार के बिगड़े हुए वारिस की तरह लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे से बेशर्मी और बेलगाम आत्मविश्वास टपक रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक सिल्वर का आधा नकाब पहन रखा था। आधे चेहरे के बावजूद उसकी खूबसूरती और आभा सब पर भारी थी। वह सीधे चलकर किरीश के बगल वाले सोफे पर बैठ गया। उसके पीछे काले सूट पहने गार्ड्स की एक पंक्ति आ खड़ी हुई। पूरे कमरे का माहौल मानो बदल गया। सबकी नजरें अब उसी की तरफ थीं। किरीश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
वाइपर, तुम आ गए, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर मैं न आता तो मुझे पता ही न चलता कि तुमने मेरे कैसीनो का क्या हाल कर डाला है। उसकी नज़र सामने लाइट स्क्रीन पर टिकी रही और होठों पर आधी मुस्कान। किरीश ने सहज आवाज में कहा, इतने सालों से सबको यही लगता रहा कि स्काई कैसीनो मेरा है। मैं भी इस गलतफहमी का बोझ उठाए घूमता रहा हूँ। कुछ वक्त अगर इस पहचान के सहारे जी लिया तो शायद गलत नहीं होगा, है ना? असल सच्चाई यह थी कि दुनिया के सामने स्काई कैसीनो राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी माना जाता था, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। कैसीनो असली मालिक का था और किरीश बस उसका राजदार। चैप्टर 233। वाइपर ने अपनी लंबी और पतली उंगलियों से चुपचाप अपनी जांघ पर हल्का सा ताल दिया। उसकी आवाज ठंडी और अलग थलग सी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस कैसीनो को किस हाल में पहुंचा रहे हो, चाहे वह पूरी तरह का बर्बादी ही क्यों न हो। आखिरकार मैं इसे फिर से खड़ा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें केवल एक काम के लिए ढूंढ रहा था। किरीश की निगाहें बिल्कुल उदासीन थी। अगर बात तुम्हारे देश के साथ सहयोग की है तो अपनी सांस बचा लो। वैसे भी तुम्हारा देश सैन्य ताकत में कई देशों से पीछे है, मगर उसके पास आग्नेयास्त्र सहयोगी कम नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है कि इस बार राजपूत परिवार का सहयोगी आज के मेहमानों में से ही चुना जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार रायगढ़ ने अभी तक कोई भेजा नहीं है ना? वाइपर के होंठ हिले। क्यों कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ? उसने पूछा। किरीश की निगाहों में संदेह झलकने लगा। उसके ख्याल से यह आदमी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुका था। फिर भी इस बार वाइपर की इतनी दूर की यात्रा किस सहयोग के लिए नहीं, बल्कि सहयोग के लिए आना थोड़ा आश्चर्यजनक था। उसके कौशलों को देखते हुए सहमति की उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। हालांकि वह अभी भी तुलना में कमतर था। मैं तुम्हें बस एक बात बताने आया हूँ। वाइपर की आवाज गहरी और ठंडी हो गई जब उसने अपनी नज़र उस सफ़ेद सूट पहने युवक पर गड़ाई जो स्क्रीन पर अचानक उभरा। यहाँ कोई है जिसे तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं है। उस बात में साफ धमकी थी, धीमी पर दबंग आवाज में। किरीश ने पहली बार उस आदमी से ऐसा कड़ा स्वर सुना। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र स्क्रीन पर उसी सफ़ेद सूट वाले युवक पर जाकर ठहर गई। जैसे ही उसने देखा, वह युवक अचानक रुक गया और अपनी तेज निगाहें उसकी ओर घुमाने लगा। उसकी आंखें इतनी तेज थी कि बांस की याद दिला रही थी, अंदर तक देखने और कड़कने वाली। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि मानो प्रकाश के पर्दे को तोड़कर किरीश के मन में घुस गई। किरीश की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखी उंगलियां सिहर गईं। उसके बदन पर पसीने की पतली परत फैल गई। कुछ ही पलों में प्रकाश के पर्दे पर उस युवक का कोई निशान नहीं रहा। उसे? किरीश ने पूछा। हाँ, वह अपवाद है। बाकी के साथ तुम जो चाहो करो, वाइपर ने ठंडी, उदासीन आवाज में कहा। उसकी नज़र धीरे धीरे पर्दे से हटकर वाइपर पर टिक गई। उसी वक्त किरीश ने अपने सूट पर धूल का एक कण देखा। उसने रूमाल निकाला और उसे हल्के से पोंछकर पास बैठे वाइपर को थमा दिया। वाइपर ने फटाफट रूमाल कूड़ेदान में फेंक दिया। जितना तुम ऐसा कहते हो, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है, किरीश ने भावना रहित स्वर में पूछा। आखिर वह कौन है जो तुम्हारे लिए इतना अहम है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो, अगर उसे कुछ हुआ तो। वाइपर के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। राजपूत परिवार का भी यही हाल होगा।
लेकिन अगर तुम सच में बोर हो रहे हो तो उसके आसपास मौजूद लोगों के साथ थोड़ा खेल सकते हो। किरीश की ठंडी आंखें सिकुड़ गईं। वह उस आदमी को लंबे समय तक घूरता रहा। उसका सुंदर चेहरा हमेशा की तरह उदासीनता में डूबा था। जब तक वे मेरे रास्ते में खतरा नहीं बनते, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। पर जो भी मेरी तय सीमाओं के बाहर जाएगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। वाइपर उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में ठंडक और ताकत थी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं धमकियां सुनने का आदत नहीं हूँ, चाहे वे तुम्हारी तरफ से आ रही हों, किरीश ने बेपरवाह लहजे में कहा। उसकी चालें पुलिस, अंडरग्राउंड और फ्रीलांस संगठनों को पहले ही पता थी। कहते थे कि वह इतना बेरहम था कि अब वो बेरहमी की मिसाल बन गया है। अपने लक्ष्य के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन कोई उसमें कमजोरी नहीं निकाल पाता था। लगता था जैसे वह जो भी करता है पूरी तरह जायज होता है। यहाँ तक कि सबसे क्रूर तरीके भी उसके लिए पूरी तरह सही लगते थे। और यही दृष्टा था राजपूत परिवार का लीडर। क्या सच में ऐसा है? वाइपर ने हल्की मुस्कान दी। उसने हाथ अलग किए और सोफे पर टिक गया। मुलायम फर्नीचर दब गया। आपकी रीढ़ सच में फौलादी है, मिस्टर राजपूत, उसने धीमी आवाज में कहा। किरीश ने उसकी तरफ देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी। वह आदमी हमेशा से कुछ तुच्छ और निकम्मा लगता था, मगर असलियत में वह उससे बहुत अलग था। इससे बड़ी कोई अनोखी बात नहीं थी कि कोई इंसान दिखने में बिल्कुल अलग हो और वह सहज रूप से बदल सकता हो। लेकिन यही उसके लिए खतरा था। किरीश ने सिर घुमाया और नजरें हटा लीं। चूंकि तुमने कहा है, तो मैं तुम्हारे सम्मान में उसे छोड़ दूंगा। उसमें थोड़ी नैतिकता बाकी थी और वह वाइपर को नाराज नहीं करना चाहता था। उसका लहजा ठंडा था, कोई भावना नहीं। फिर भी वाइपर के होठों पर हल्की मुस्कान थी। इसी दौरान नंदिकेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बॉस? अन्ना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर से अपनी मानसिक ताकत इकट्ठा की। उन सबके आसपास एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बन चुका था जो उनकी रक्षा कर रहा था। वे सब अब किरीश और बाकी की एक्सरे नज़र से बाहर थे। गाइस, यहाँ पर वाइपर कौन है कमेंट में बताना सभी एंड एवरीवन। अब तक मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अब बहुत हो गया है। अब आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो आप सभी मेरी प्रोफाइल को। चैप्टर 234। कोई हमें देख रहा है, अन्ना ने गंभीर आवाज में कहा। सोनू ने तुरंत अपनी नजरें सतर्कता से चारों ओर घुमाईं, खासकर उन जगहों पर जहां आसानी से नजर रखने वाले कैमरे लगाए जा सकते थे। सारे कैमरे तो बंद कर दिए गए हैं, उसने सोचते हुए कहा। नंदिकेश ने धीरे स्वर में कहा, क्या लुकास ने यह नहीं बताया था कि पूरी निगरानी व्यवस्था सील कर दी गई है, जिससे कोई घुसपैठ करना नामुमकिन है? नहीं, ये कैमरों से नहीं है, अन्ना ने उस दिशा की ओर देखते हुए जवाब दिया जहां उसे कुछ पल पहले एहसास हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उन पर नजर रखने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि अलौकिक शक्ति रखने वाला है। जब तक उसने अपनी ही आभा, ओरा, को फैलाकर सक्रिय नहीं किया, तब तक वह दबाव धीरे धीरे कम होता गया। हर वो इंसान जिसके पास अलौकिक शक्ति होती है, उसके शरीर से एक अनोखी आभा निकलती है। यही आभा उनकी ताकत तय करती है और दूसरी शक्तियों से बचाव भी कर सकती है। लेकिन ये साधारण आँखों को तभी दिखती है जब शक्ति का मालिक उसे सक्रिय रूप से बाहर फैलाए, वरना यह शरीर के भीतर ही छिपी रहती है। सावधान रहना, अन्ना ने धीरे से चेताया। सोनू और नंदिकेश दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर भी
नंदिकेश की निगाहें ज्यादातर अन्ना के घायल हाथ पर टिकी थी। गोली लगने से घाव हुआ था और हालांकि उस पर पट्टी बांध दी गई थी, पर उसमें बिना दवा के भी बहुत खून बहने की संभावना बनी हुई थी। पहले उसका सफेद कपड़ा अब पूरी तरह लाल हो चुका था, लेकिन अन्ना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए यह बस एक साधारण चोट थी। उसी पल सामने से अचानक मौत की भयानक आवाज उठी। तीनों झट से वहीं रुक गए और पास की दीवार के पीछे छिप गए। उनकी सांसें थम सी गईं और उनके हाथों में पकड़ मजबूत हो गई। सामने वाले कमरे में एक ओर से नरसंहार शुरू हो गया। एक आदमी और एक औरत भीड़ में घुसे और चंद सेकंडों में पूरा फर्श लाशों से भर गया। अन्ना की आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसने देखा कि उनके कपड़ों पर वही निशान है, एक डाकू गैंग, इल्यूजरी डाकू का प्रतीक चिन्ह। तनिष्का, आज तुम कुछ धीमी लग रही हो, अल्ताफ ने मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए कहा। तनिष्का की भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने चुप्पी साधी। अचानक दोनों के शरीर भारी हो गए और वे जमीन की ओर गिरने लगे। यह सिर्फ उन्हीं पर नहीं, बल्कि अन्ना और उसके साथियों पर भी हुआ। अरे वाह! इल्यूजरी डाकुओं के 12 सरदारों में से 2 यहाँ मौजूद हैं। कितना बड़ा सरप्राइज है, सामने खड़ा आदमी बोला, लेकिन उसकी आवाज में आश्चर्य नहीं, बल्कि खतरनाक ठंडापन छिपा था। दुबे भाड़े के सैनिक, तनिष्का ने गुस्से में कहा, और उसकी नजर तुरंत राजवीर पर पड़ी। अन्ना की निगाहें थोड़ी धुंधली हुईं, फिर उसने हाथ से कुछ तेज इशारे किए। सोनू और नंदिकेश तुरंत समझ गए। पिस्तौल कसकर पकड़ते हुए वे पीछे हटकर दूसरी ओर से घुसपैठ करने लगे। अल्ताफ ने आंखें चमकाते हुए कहा, सोचा नहीं था कि एक दिन आमना सामना दुबे भाड़े के सैनिकों के कप्तान राजवीर ठाकुर से होगा। तनिष्का कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी होकर राजवीर को देखती रही। राजवीर ने ठंडी मुस्कान के साथ हथियार संभालते हुए कहा, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज तुमने हमारे निशाने उठाकर मार डाले। उसकी हथेलियों से बिजली की कड़कड़ाहट निकलने लगी। अल्ताफ और तनिष्का एक दूसरे की ओर देखकर सतर्क हो गए। अल्ताफ ने कहा, अगर हमें पहले पता होता कि ये तुम्हारे निशाने हैं, तो हम छेड़ते भी नहीं। खैर, हम तो यहाँ सबको मारने ही आए हैं। तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही है। समझ लो, हमने तुम्हें एहसान दे दिया। डाकुओं के लिए ऐसी मूर्खता आम बात थी। वे जब चाहे पूरे के पूरे लोगों का सफाया कर देते, बस सनक या रोमांच के लिए। उस दिन उनका उद्देश्य था स्काई कैसीनो में आने वाले उन सबको मार डालना, जो किरीश से हाथ मिलाने आए थे। अचानक अन्ना की निगाह अल्ताफ पर अटक गई। उसके मन में बिजली सी कौंधी। यह वही आदमी है जिसने उस दिन बेस पर हमला करके आर्यन पर गोली चलाई थी। तुरंत अन्ना ने अमृता, रवि, नंदिकेश और बाकी साथियों को गुप्त संदेश भेजा, यह लोग यहाँ सबको खत्म करने आए हैं। सिर्फ यही 2 नहीं, डाकू गिरोह के और भी लोग आए होंगे। अगर सब मर गए तो इसका नुकसान हर पक्ष को होगा, इवन मुझे और रायगढ़ को। मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। संदेश मिलते ही सबकी पोजीशन बदल गई, और जो साथी बाहर थे वे भी तेजी से कैसीनो की तरफ बढ़ आए। गाइस, अब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अब मेरी प्रोफाइल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 235। अमृता ने अपनी स्नाइपर राइफल नीचे रख दी और दूसरी ओर जाने के लिए मुड़ गई। मुझे तो मरे हुए लोगों से बातें करने की आदत नहीं है। राजवीर की आवाज और भी सर्द होती गई। उसके हाथों में बिजली की चमक और तेज होती जा रही थी, और चटकने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं।
अल्ताफ और तनिष्का दोनों ही तनाव में आ गए, लेकिन उनके चेहरों पर कोई हैरानी नहीं थी। वजह साफ थी, वे भी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले थे। उसी समय अचानक अंधेरे से एक परछाई बाहर निकल आई। राजवीर ने अपना कदम रोक लिया और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई। तो आखिरकार तूने सामने आने का फैसला कर ही लिया। प्यारी बच्ची, उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी जुदा हुए आशिक अपने बिछड़े प्यार से बातें कर रहा हो। मानो जिंदगी और मौत की यह जंग अभी शुरू ही न हुई हो। लेकिन राजवीर को हैरानी तब हुई जब वहां आते ही अन्ना ने उसका साथ दे दिया। उसने तो सोचा था कि इस अफरातफरी के बीच अन्ना या तो उसे खत्म करने आएगी या मौका देखकर अपना फायदा उठाएगी। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अन्ना उसका साथ भी दे सकती है। अन्ना के आते ही अल्ताफ और तनिष्का के चेहरों पर और भी सन्नाटा छा गया। हमने उसकी मौजूदगी पहले क्यों महसूस नहीं की? मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आई हूँ, अन्ना ने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में अल्ताफ को घूरते हुए कहा। राजवीर कुछ पलों के लिए चौंक गया। अगर अन्ना की नज़र अल्ताफ पर न होती तो वह समझता कि ये बात उसी से कही जा रही है। मानो उसके मन को पढ़ लिया हो। अन्ना ने आगे कहा, जहां तक तेरे और मेरे बीच का हिसाब है, उसके लिए बाद में भी वक्त बचेगा। राजवीर ने उसकी बाह की ओर देखा और होठों पर आई ठंडक को छुपा लिया। यह देखकर कि अन्ना का निशाना राजवीर नहीं है। भैरव और युवान ने एक पल को अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन फिर भी उनकी नजरें अन्ना पर ही टिकी रहीं, क्योंकि डर था कि कहीं वह अचानक कोई वार न कर दे। अन्ना ने बोलने के बाद जरा भी देर नहीं की। उसने अपने पैर पर बंधी सैन्य संगीन खींची और हाथ में कसकर थाम ली। अल्ताफ और तनिष्का ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल दोनों अन्ना और राजवीर की ओर झपट पड़े। अल्ताफ ने अपने नंगे हाथों को ही हथियार बना लिया। हर बार हवा में झपट्टा मारते हुए उसके हाथों से तेज धार जैसी सनसनाहट की आवाज निकलती। अल्ताफ की फुर्ती भी गजब की थी। उसका हर कदम मौत का पैगाम था। हाथ में संगीन लिए अन्ना सीधे अल्ताफ की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे से और चाल में से साफ महसूस हो रहा था कि अंदर भरा हुआ जानलेवा इरादा अब फूट पड़ने वाला है। जैसे ही वार शुरू हुआ, अल्ताफ उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। अन्ना का शांत और ठंडा स्वभाव उसकी सबसे बड़ी ताकत था, जबकि अल्ताफ बस बेचैनी और घबराहट में डूबता चला गया। उसी समय तनिष्का की हालत भी अलग नहीं थी। वह कितनी भी कोशिश करती, लेकिन राजवीर तक पहुंच ही नहीं पाती। हर बार जब उसका हाथ या हमला राजवीर को छूने के करीब आता, उसकी बिजली जैसी शक्ति से तेज झटका लगता और उसके हाथ बुरी तरह जलने लगते। भैरव और युवान दोनों ही चुपचाप इस लड़ाई को देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पहले कभी न तो राजवीर और न ही अन्ना को इस तरह आमने सामने टकराते देखा था। मगर आज उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई जंग नहीं बल्कि आंखों के लिए दावत हो। वे जानते थे कि राजवीर कितना ताकतवर है। दोनों अगर मिलकर भी उसके सामने खड़े हों तो भी शायद टिक न पाएं। पर अन्ना, वह इतनी भयानक शक्ति रखती है
यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राजवीर ने एक नज़र अपने पास खड़ी अन्ना पर डाली और उसकी आंखों में पल भर को एक अजीब सी चमक दौड़ गई। अचानक भैरव और युवान वहीं से गायब हो गए। दो जिंदा इंसान हवा में ऐसे गुम हो गए मानो कभी वहां थे ही नहीं। अन्ना की संगीन से खून की बूंदें टपक कर जमीन पर गिरती रहीं। उसका चेहरा अब भी उतना ही सतर्क था। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, जरा सा भी ढील नहीं दी। ये जुनिपेरियन मार्शल आर्ट है, गुप्त कला की एक बेमिसाल चाल, राजवीर ने अचानक कहा। अन्ना को तुरंत समझ आ गया। असल में वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि आसपास ही छिपे थे। राजवीर के होंठों से हल्की सी हंसी निकली। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सारे इशारे हवा में घुमाए। पल भर में उसके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण बदल गया। छत पर टंगा झूमर गिर पड़ा। जमीन खिसकने और टूटने लगी। अल्ताफ और तनिष्का भी धड़ाम से जमीन पर गिरे। उन्हें लगा मानो किसी ने सैकड़ों किलो वजन उनके ऊपर लाद दिया हो। खड़ा रहना नामुमकिन था। अन्ना ने भी उस दबाव को महसूस किया। अगर उसने अपनी अलौकिक शक्ति का सहारा नहीं लिया होता तो वह भी वहीं ढह जाती। अल्ताफ और तनिष्का भी कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। एकाएक उन्होंने फिर से हमला करने से पहले एक दूसरे की ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही हों। अन्ना मुस्कराई। वह घूमकर अल्ताफ के पास पहुंची और अपनी संगीन उल्टे उसके शरीर में उतार दी। अल्ताफ दर्द से तड़प उठा और पल भर में गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो अन्ना से करीब 10 मीटर दूर था। उसका हाथ कमर पर था और उसके पेट से खून की मोटी धारा बह रही थी। अल्ताफ। तनिष्का घबराकर चुप हो गई और तुरंत उसकी ओर दौड़ी। अल्ताफ ने आंखें तरेरी और अन्ना को घूरते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता, हमारे बीच कौन सी दुश्मनी है। वह सोच रहा था, जिस पल से अन्ना प्रकट हुई है, उसकी हर सांस और इरादा सिर्फ मुझे खत्म करने पर टिका है। पर मैंने कब इस औरत को नाराज किया था। अन्ना ने बिना कोई जवाब दिए संगीन को समेट लिया। पास के एक स्टूल पर पैर रखकर उसने बेपरवाही से ब्लेड पर लगे खून को अपनी पैंट की जांघ पर पोंछ दिया। गाइस, सब्सक्राइब माय प्रोफाइल एंड मेरी प्रोफाइल और चैप्टर को प्रोत्साहन करें। चैप्टर 236। रायगढ़, ब्लू सिटी। आधा साल पहले अन्ना ने शांत आवाज में कुछ जरूरी बातें कही। अल्ताफ की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उस समय की घटनाओं को याद किया। आधे साल पहले वह सिर्फ एक बार रायगढ़ सिटी गया था, एंड वह भी एक खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन वह काम नाकाम साबित हुआ और उसे तुरंत वापस बुला लिया गया। इसलिए उसने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम आर्यन हो? अल्ताफ ने अचानक पूछा। लेकिन तुरंत ही उसने बात बदली। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। तुम वो नहीं हो। अन्ना चुप रही। उसने धीरे से पैर जमीन पर रखा और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे इलाके में वो काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए?
किरिश ने सामने खड़े उस आदमी से सवाल किया जो बड़ी तल्लीनता से स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठा था। वह फुटेज उन लम्हों का था जब उसने कैमरे बंद होने से ठीक पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि किरीश चौंक गया था, लेकिन वाइपर कसीनो का मालिक था। मालिक होने के नाते उसे जो चाहे देखने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसे ही वाइपर ने अन्ना को सीसीटीवी पर जुआ खेलते देखा, उसकी आंखें पत्थर जैसी कठोर और बेहद ठंडी हो गईं। उसके चेहरे से एक जानलेवा आभा झलक रही थी, मानो जरा सा भी विरोध करने वाले को मौत का पैगाम मिल रहा हो। फिर स्क्रीन पर वो दृश्य उभरा जहां अन्ना घायल पड़ी थी और नंदिकेश उसके स्तंभ पर पट्टी बांध रहा था। यह देखकर वाइपर की मुट्ठियां और कस गईं। किरिश उलझ गया। ये किस बात पर इतना नाराज है? बॉस, देखो, महिला चिल्लाई, जिसके पास एक्सरे कैमरा था, अचानक चिल्लाते हुए कहा। किरीश ने फौरन उसकी स्क्रीन की ओर नजर दौड़ाई। वहां दिख रहा था, एक संगठित गिरोह अचानक हमला कर किसी भी शख्स को बेरहमी से मार रहा था, चाहे वो इंसान कौन हो या उसका दर्जा क्या हो। उनका एक ही मकसद साफ था, खून खराबा करना। किरीश का चेहरा एक पल में बिजली की तरह काला पड़ गया। ये लोग तो साफ साफ बवाल मचाने आए हैं। ये वही मायावी डाकू हैं। उसके होंठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान फैल गई। वाह! मेरे प्रोग्राम तक को बिगाड़ने की हिम्मत कर ली। अगर यहाँ सब लोग मारे गए, तो राजपूत परिवार तो पक्के तौर पर बदनाम हो जाएगा। आदमी, वह अपने गार्ड्स को हालात संभालने का आदेश देने ही वाला था कि अचानक जो डाकू गोलियों से कत्लेआम कर रहे थे, उन्हें किसी ने एक एक करके सीधा सिर पर निशाना साध कर खत्म कर दिया। किरीश की आंखों में पल भर को हैरानी झलक गई। उसने पूरे कसीनो पर नजर दौड़ाई। तभी उसे कोनों कोनों में छिपे कुछ प्रशिक्षित लोग नजर आए, जो एकदम तैयारी के साथ बैठे थे। जैसे ही कोई डाकू सामने आता, वे तुरंत उसे ढेर कर देते और आम लोगों को बचा लेते। कुल मिलाकर उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, बस 8 या 9 लोग। फिर भी उनके बीच का तालमेल इतना बेहतरीन था कि कोई भी चौंक जाए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनमें एक स्नाइपर भी थी। जिसके ऊपर उसका निशाना टिकता, उसका अंत पक्का था। ये लोग आए कहाँ से हैं? और आखिर हैं कौन? किरीश सोच में पड़ गया। लेकिन यही नहीं, उनमें से 3 तो उसने पहले देखे थे। क्या ये वही लोग नहीं हैं जो उस युवक के साथ थे? तो क्या बाकी लोग भी उनके साथी हैं? किरीश ने ठंडी नजरों से उन लोगों की हरकतों को गौर से देखना शुरू किया और कुछ देर के लिए अपने आदेश रोक दिए। उधर अन्ना, राजवीर और बाकी लोग स्क्रीन पर काफी देर तक बिना कोई निशान छोड़े एकदम से गायब रहे। वह आदमी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि एक तरह से महामानव है, किरीश ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में गहरी जिज्ञासा थी। कहने की जरूरत नहीं थी, सबको पता था कि वह अपने दूसरे बॉस यानी वाइपर से बात कर रहा है। वाइपर के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह अलग है। किरीश की भौहें तन गईं, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। आखिरकार
केवल वही लोग एक्सरे जैसी नजरों से बच सकते हैं जिनके पास अलौकिक क्षमता हो। वो युवक आखिर है कौन? उधर तनिष्का की नजरें अन्ना पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जांच और सावधानी झलक रही थी। राजवीर एक कदम आगे बढ़ा और बोला, क्या मैं उसे खत्म करने में तेरी मदद करूं, बच्ची? फिर हमारे बीच की दुश्मनी भी हमेशा के लिए निपट जाएगी। बोल, तेरी क्या राय है? अन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। सपना देख रहे हो? राजवीर की आंखें फड़क गईं। उसकी आवाज में खतरे की परछाई थी। बड़ी नटखट निकली। बोलते ही उसके हाथों में अचानक नीली बिजली कड़कने लगी। अन्ना ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, यह समझकर कि राजवीर उस पर हमला करने वाला है। वह तुरंत घूमी और पीछे हट गई। लेकिन उसी पल राजवीर के हाथों से निकली बिजली अल्ताफ और तनिष्का की तरफ जा गिरी। दोनों जोर से करा उठे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म झुलस गए हों। जबरदस्त दर्द से उनका बदन ऐंठ गया। अल्ताफ की आंखें बर्फ जैसी हो गईं। उसने अपना हाथ कसकर जमीन पर पटका। उसके ऐसा करते ही धूल और मिट्टी का घना गुबार उठ गया, जिससे सबकी नजरें धुंधली हो गईं। अन्ना और राजवीर की नजरों ने चंद पलों के लिए काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने धुंध से पार देखने की कोशिश की, दोनों दुश्मन पहले ही गायब हो चुके थे। अन्ना की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये फिर से वही जुनिपेरन मार्शल आर्ट है? भैरव हंसते हुए बोला, सचमुच डाकू जैसे हैं। तुरंत भाग निकले। युवान ने भी ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकी। लेकिन अब जब वे दोनों गायब हो चुके थे, इन सबकी नजरें अन्ना पर टिक गईं। वे ये नहीं भूले थे कि वह भी उनकी दुश्मन थी, क्योंकि उसी ने पहले उनके कई साथियों को मार डाला था और आयशा को भी घायल किया था। हालांकि राजवीर ने हाथ उठाकर इशारा किया, मैं लड़ाई के बीच अपने साथी को कभी धोखा नहीं देता। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था और उसने बगल से अन्ना की ओर देखा। गाइस, सब्सक्राइब माय प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल को प्रोत्साहन करे, स्टिकर देकर सब्सक्राइब करे। चैप्टर 237। अन्ना की आंखों में एक अजीब सा प्रशंसा का भाव था। इसके बावजूद उसने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी हुई संगीन को धीरे से अपनी छाती पर टिका लिया। उसे मालूम था कि उनके बीच का टकराव अब रोकना नामुमकिन है। यह जरूर होगा, बस वक्त की बात है। जैसे ही अन्ना ने संगीन अपने दिल के सामने टिकाई, पूरे कमरे का माहौल बदलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी के काबू में आकर हर चीज बेचैन और उत्तेजित हो रही हो। राजवीर की आंखें हल्की ठंडी हो गईं। तुम्हारी ये ताकत आखिर है क्या? तुम्हारी अलौकिक शक्ति किस हद तक जा सकती है? अन्ना ने शांत लहजे में जवाब दिया, एक बार आजमा कर देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। दोनों देर तक बिना बोले बस एक दूसरे को घूरते रहे। न तो किसी ने कोई कदम बढ़ाया, न ही किसी ने कोई शब्द कहा। फिर भी उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था, एक अपनापन, एक गहराई। जैसे उन्हें एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया हो जिसे ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन उस सम्मान और उत्साहित चुनौती के बीच एक झिझक भी थी। वे एक दूसरे से लड़ना जरूर चाहते थे, मगर मन के किसी कोने में उन्हें एक दूसरे को चोट पहुंचाने से रोक भी रहा था। कम से कम
राजवीर के लिए तो यह सच्चाई थी। आधे साल पहले तुमने मुझे और मेरे लोगों को लहूलुहान किया था। उसे मैं उस वक्त का तोहफा मानता हूं। और आज मैंने तुम्हें घायल किया है। इसे बदले का तोहफा समझ लेना। अब हमारे बीच का हिसाब बराबर है। राजवीर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसकी हथेलियों में चमकती बिजली धीरे धीरे मिट गई। उसका चेहरा बिल्कुल खाली भावों वाला था। वह अपनी लंबी मजबूत टांगें संभालते हुए मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। लेकिन याद रखना, अगली बार जब आमना सामना होगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। चलते चलते उसने अपनी हथेली में न जाने कहां से आ गई पिस्तौल को उंगलियों पर घुमाया और फिर उसे बड़े ठंडे अंदाज में अपनी कमरबंद में खोस लिया। कैप्टन राजवीर, भैरव ने असहमति से चिल्लाया। फिर भी उसने चुपचाप आदेश मानते हुए उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जाने से पहले उसने अन्ना की ओर एक बेहद खतरनाक नजर फेंकी। युवान की ठंडी और भयावह नजर भी अन्ना पर पड़ी। उसने बस एक पल अन्ना की ओर देखा और फिर मुड़कर राजवीर के कदमों से कदम मिलाते हुए बाहर निकल गया। तीनों जैसे ही दरवाजे से बाहर गए, वह जगह खाली और बेआवाज हो गई। अन्ना ने हाथ में पकड़ी संगीन को गुस्से से जमीन पर दे मारा, जिससे जोर की आवाज गूंज उठी। वह उसी दिशा में देखती रही जिधर राजवीर गया था और उसके होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। राजवीर तो कुछ और ही है। उस दुनिया में जितने भी लोगों से अन्ना अब तक मिली थी, उनमें वह अकेला ऐसा इंसान था जिसकी वह दिल से इज्जत करती थी और जिसे उसने खुद के बराबर का दुश्मन माना था। वह निर्दयी था, चालाक था और धोखे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल आम नहीं था। राजवीर के अपने उसूल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भाड़े के सैनिक का करार, जहां बिना शर्तें तोड़े मिशन को पूरा करना ही मकसद होता है। लेकिन फिर भी कोई यह भी कह सकता था कि उसके पास असल में कोई उसूल नहीं थे, क्योंकि वह समाज के बनाए नियमों और पारंपरिक नैतिकताओं को कभी अहमियत नहीं देता था। उसके लिए अच्छाई बुराई, सही गलत सब बेमानी था। वो ठंडे दिमाग से सोचता था, समझदार था और फर्क साफ देख लेता था, किसी ने उस पर एहसान किया हो या किसी ने उससे दुश्मनी। अन्ना के होठ हल्के से हिले जब उसने उसी दिशा में देखा जिधर राजवीर गया था। जब हम अगली बार मिलेंगे, मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी, भैरव ने तब हिम्मत करके पूछा। कैप्टन राजवीर, आपने उसे क्यों नहीं मारा? राजवीर ने खतरनाक लहजे में जवाब दिया। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? भैरव तुरंत पीछे हट गया। नहीं कैप्टन राजवीर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता था। वो जानता था कि राजवीर से सवाल करना मानो मौत को दावत देने जैसा है। उसके लिए राजवीर उनका आध्यात्मिक सहारा था, पूरा दल उसी पर विश्वास करता था। असल में उनकी नज़र में राजवीर की जिंदगी उनके सारे साथियों से ज्यादा कीमती थी। उसके बिना वे खाली खोल की तरह बेमकसद होते। युवान ने भी भैरव की तरफ ठंडी आंखों से देखा। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने कैप्टन पर सवाल किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि राजवीर ने गुस्सा दिखाया, जो कि बहुत कम होता था। कुछ पल के लिए उसके कदम भी रुककर लड़खड़ा गए। राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों को अब भी याद है वो वक्त जब हम झुग्गियों में रहते थे और एक रोटी के लिए बाकी बच्चों ने हमें बेरहमी से पीटा था? भैरव और युवान दोनों ठिठक गए। उनकी आंखों के सामने बचपन के वही डरावने मंजर घूमने लगे। राजवीर के होंठों पर हल्की
ठंडी मुस्कान आ गई। याद है, जब हमें पीटा जाता था तो कुछ और बच्चे आते थे और वो उन्हीं बच्चों को मारते थे जिन्होंने हमें पीटा था और फिर रोटी छीन लेते थे। लेकिन हमारी नफरत कभी उन पिछली टोली से नहीं थी। हमारी नफरत सिर्फ उन पहले बच्चों से थी जिन्होंने हमें बेरहमी से मारा था। हालांकि अंत में हमने उन सबको खत्म कर दिया। युवान और भैरव ने एक दूसरे को देखा। उनके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था, पर राजवीर की सोच कुछ और ही थी। वह धीमे से बोला, कुछ बातें इतनी साफ या तय नहीं होती। उसकी मौत ही हमारे लिए अकेला रास्ता नहीं है। यह कहकर वो फिर आगे बढ़ गया। दोनों अभी भी उलझन में थे, पूरी बात समझ नहीं पाए। फिर भी उन्होंने दोबारा सवाल नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे राजवीर का अपना अंदाज है और उसी में उसका सच छुपा होता है। कई बार वे उसे एक फौजी से कम और किसी सजन जैसा ज्यादा पाते थे। उसकी बातें अक्सर बहुत गहरे मायनों वाली होती थी। भले ही समझना मुश्किल हो, लेकिन वही उसके अपने नियम और दुनिया की बुनियाद थी। इसी बीच अन्ना ने अपनी घड़ी पर टैप किया। तुरंत पूरे कसीनो का 3D नक्शा उसकी आंखों के सामने उभर आया। उसने हर लेआउट, हर ढांचे को गौर से देखा और फिर प्रोजेक्शन बंद कर दिया। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। तुम्हारी तरफ क्या हालात हैं? कम्युनिकेशन लाइन से जवाब आया। बॉस, तीसरी मंजिल पर जो डाकू और हत्यारे थे, उनका काम तमाम कर दिया गया है। फिर एक और आवाज आई। बॉस, चौथी मंजिल भी अब सुरक्षित है। और आखिर में किसी ने कहा, बॉस, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कुछ को पहले से कोई हुक्म मिला हो। जब तक हम वहां पहुंचे, वो पीछे हट चुके थे। गाइस, सब्सक्राइब माय प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल को प्रोत्साहन दे एवरीवन।